Assalamualaikum class, hopes all of you are fine and doing very well in your life. बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ग्लूकोज को कवर किया, अ वेरी इजी टॉपिक प्रोटीन को कवर किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ लिपिड्स. आपको पता है आपको ये लेक्चर्स में सुसानी जी के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जा रहे हैं. इफ़ यू वांट टू गेट इनरोल्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन कॉन्टेक्ट मिस सुस्तानी. ठीक है. नाउ लिपिड्स क्या होते हैं बेटा? लिपिड्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो फैट्स ऑयल्स होते हैं ना, चिकनाई वगैरह, उसको हम लोग लिपिड्स की कैटेगरी में लाते हैं. ठीक है. लिपिड्स को अब क्या कभी ऑयल को आप लोगों ने पानी के अंदर मिक्स किया होगा? नहीं होते ना मिक्स. तो लिपिड्स भी ज़ाहिर है ऑयली हैं नेचर में, वैक्सीज के तौर पे, तो ये भी पानी के अंदर इन सॉल्युबल होते हैं, यानी कि सॉल्युबल नहीं होते, जिसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते. फिर ये कैसे होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में ना, मतलब वाटर रिपेलेंट होते हैं, पानी से डरते हैं, पानी को दूर फेंकते हैं. ठीक है. लेकिन हमारे पास एक चीज़ होती है जिसके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर, यानी कि आपके पास C2H5O और C2H5. ठीक है. ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, पड़ा होगा. और क्या कहते हैं प्लस C2H5OH, ये अल्कोहल है. इन दोनों को जब मिक्स कर दो ना तो इनसे बनता है एक सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं ब्लू स्ट्रीजेंट. तो ये जो ब्लू स्ट्रीजेंट होता है ना, उसके अंदर ना ये डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक है. उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं. अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं डाईइथाइल ईथर के, और एक लेते हैं अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का. तो वो जो हमारे पास बनता है वो ब्लू रीजन बनता है और उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. बहुत से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर, बेंजीन, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसमें भी डिज़ोल्व हो जाता है, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाता है, बिकॉज वी हैव स्टडीड लाइक डिज़ोल्व लाइक. ठीक है. जनरली लिपिड्स आर कंपोज ऑफ एलिमेंट्स. किस पे कंसिस्ट होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे होता है. तो मिस इसमें और कार्बोहाइड्रेट में फ़र्क किस चीज़ का आता है? देखो, इसके अंदर जो अभी मैं आगे बता भी दूँगी आपको, फिर हम इसको देख लेंगे. ठीक है. हमारे पास बेसिकली होता ये है कि इसके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है. ठीक है. जितनी कार्बोहाइड्रेट में होती है ना उससे ज़्यादा. जैसे अब अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि भाई आलू खाओ, तो क्या आलू खाने से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी या काजू पिस्ता बादाम खाने से? ठीक है. तो काजू पिस्ता बादाम हमारे पास लिपिड्स की सोर्स में आते हैं. वेजिटेबल ऑयल्स. अच्छा, अब हमारे पास है फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स जो होते हैं वो लिपिड बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. यानी लिपिड्स से ही बने हुए होते हैं. लिपिड्स की टाइप में समझ लो उन्हें. सही है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेसिकली. सही है. और इनकी बड़ी सी चेन होती है जिसके जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकती है, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड देख लें आप और स्टेरिक एसिड देख लें. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड दीज एसिड्स प्रोड्यूस ईस्टर्स. अगर आप इनको मिनरल एसिड्स की मौजूदगी में रखें तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं? हमारे पास ग्लिसरॉल के साथ हमारे पास ईस्टर्स बना रहे होते हैं. ठीक है. अब फैट्स और ऑयल्स में ना आपको फ़र्क होना चाहिए कि चिकनाई क्या होती है और तेल मतलब ऑयल क्या होता है. बेटा फैट्स का क्या होता है, जब रूम टेम्परेचर हो ना, मतलब आप उसे अपने कमरे में ला के रखो तो वो सॉलिड बन जाए, जैसे कि कोकोनट ऑयल. और ऑयल्स क्या होते हैं जिनको आप नॉर्मली भी रख लोगे ना तो वो आपके पास ऑयल ही रहेंगे, जैसे आपके घर में यूज़ होने वाला ऑयल. फैट्स क्यों हमारे पास जम जाते हैं? क्योंकि ये हमारे पास कहाँ से आ रहे होते हैं? जानवरों से. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है घी. और जब आप बाज़ार जाते हैं ना, बहुत मज़े से खा रहे होते हैं, यार ये बहुत मज़े की दाल है, ये है वो है. नोट करना, उस दाल को 10 से 15 मिनट तक आप रखोगे ना, आप देखोगे वो अजीब सी स्टिकी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मौजूद घी जमना शुरू हो जाएगा. वो कहाँ से आता है? वो एनिमल से आता है. ठीक है. ऑयल्स जो होते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं. जो चीज़ हमारे पास जम जाए तो इसका मतलब क्या है? वो कैसी है कि सैचुरेटेड है. और ऑयल्स कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड, यानी इसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, जबकि इसके पास नहीं मौजूद होते. सही है. इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. जाहिर सी बात है, घी को आप रखो चूल्हे के ऊपर, हल्की सी भी आंच पे रखोगे फ़ौरन पिघल जाएगा. जबकि ऑयल्स को रखोगे ना तो ऑयल गर्म होने में टाइम लेता है. ऐसा ही घर में किचन में गए हो तो पता होगा.
फ़ैट हमारे लिए नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर देता है, जबकि ऑयल उसे मेंटेन करता है। कहते हैं ना कि आप लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ये वाला खाएं, वो वाला खाएं। हमारे पास लिपिड्स की सोर्सेज क्या होती है, हमें जानवरों से मिलता है, जैसे कि सैल्मन हो गए, व्हील हो गए, इन सब के पास ना ज़्यादा लिपिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। वेल्स वगैरह के पास बड़े बड़े जो मछलियाँ वेल्स होती हैं, बहुत बड़ी वेल होती है, ठीक है। ब्लू वेल नहीं, ब्लू वेल वगैरह टाइप, ठीक है ना। बटर, घी, चीज़, ये सब के सब हमें जानवरों से मिलते हैं। प्लांट जैसे सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंड नट्स, कॉर्न, कॉटन सीड, ऑलिव, इन सब से हमें लिपिड्स मिल रहे होते हैं। लिपिड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा? ये फैटी एसिड के ट्रांसपोर्टर के तौर पे वर्क करते हैं। ये इनसे फैट सेल्युबल विटामिन आपकी बॉडी में बनने होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो वो रिड्यूस करते हैं, अगर हम ऑयल की बात करें तो। फैट्स और ऑयल को आप अपने कुकिंग पर्पस के लिए, चीज़ों को फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट, सॉप, कॉस्मेटिक, पॉलिशेस, पेंट्स, उनमें यूज़ करा जाता है। ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अगर कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा तो उसको जाके एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जानवरों के एक टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़, उसके अंदर पाए जाते हैं। एडिपोज का मतलब ही होता है फैटी, ठीक है। हम नहीं कहते इस जानवर के अंदर ज़्यादा चर्बी निकली है, ठीक है। और एडिपोज जो होता है ना, उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है क्या कहते हैं, ब्राउनिश टाइप का, ठीक है। एनिमल्स जो अपने मिल्क सिक्रीट करते हैं, यानी जो मिल्क हमें मिलता है जानवरों से, उससे हम लोग बटर और घी बना लेते हैं, ठीक है। बटर और घी को भी हम लोग अपने खाने पीने के इस्तेमाल में लाते हैं। इट्स क्वाइट ईजी। नाउ लुक एट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, वो जनरली हमारे जो सेल की न्यूक्लियस होता है ना, उसमें पाया जाता है, जब भी हम इसको न्यूक्लिक एसिड कह रहे होते हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद नाइट्रोजन मौजूद है, तो वो हमारे पास जो प्रोटीन है ना, वो कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि बेटा इनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फादर मदर से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, औलादों में आते हैं, पेरेंट्स से औलाद में आते हैं, ठीक है। बच्चों में आते हैं पेरेंट्स से। इनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, कि आपका आइज़ का कलर कैसा होना चाहिए, हेयर्स कलर, ये वो तमाम चीज़ें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इवन अगर वो सिंगल फर्टिलाइज एग से भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो सारी की सारी, जैसे उनका हार्ट कैसा बनना चाहिए, लिवर कैसा होना चाहिए, आई, किडनी, हैंड, लेग्स, हेड, सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड के पास है, ठीक है। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इससे मिलके बनता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, इनको हम बेसिकली कहते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, जो किससे बनते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड एक बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लियोटाइड खुद किससे बना हुआ होता है? जैसे मैंने अमाइनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था, याद है? ये COOH है। राइटिंग पे मत जाना, डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी ही होती है। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कैसा होता है कि एक हमारे पास पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। उसके एक तरफ लगा हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड वो कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गोनिन हो सकता है, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, कोई सा भी हो सकता है। और एक तरफ लगा हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। और यहाँ पे ये जो अटैच है PO4, ये फॉस्फेट है। और यहाँ पे ना आपके पास या तो एडेनिन आ जाएगा, या गोनिन आ जाएगा, या साइटोसिन, या थायमिन, या यूरासिल, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्यूरिन्स या पायरेमिडीन्स कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिंग्स। अगर एक रिंग मौजूद है तो हम क्या कहेंगे? 2 रिंग मौजूद है तो उस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। टाइप्स क्या होती है न्यूक्लिक एसिड की? 2 टाइप्स होती होंगी, ठीक है, जो तमाम एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह में सब में पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो आपके पास DNA होता है, एक RNA होता है। DNA जो होता है ये हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए हम इसको डीऑक्सी कहते हैं। ये किससे डिस्कवर किया था? वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने, ठीक है। अच्छा, अब बात ये कि हमें कैसे पता चला इसके पास एक ऑक्सीजन कम होता है? क्योंकि हमने जब RNA का स्ट्रक्चर देखा ना, तो RNA में और DNA के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ ये चेंज है कि उसके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज़्यादा है और उसके पास एक कम है, ठीक है। ये 2 चेन से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब एक चेन ऐसी होती है और एक और चेन के गिर्द ये 2 चेन है।
आपस में 2 चेन्स एक दूसरे के गिर्द घूमी हुई होती हैं, ठीक है। तो 2 चेन्स का स्ट्रक्चर होता है और इसकी चेन को हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड, यानी 2 धागे। स्ट्रैंड का मतलब होता है धागा, ठीक है। अच्छा भाई, शुगर, फॉस्फेट और बेस, इन सब से ही मिलके इसके पास बन रही होती है चेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास जो ये जो चेन बन रही है ना, ये आपके पास बन रही है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से। और वो जो हमारे पास मैंने बताया था ना, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। देखो आपको ऐसा नज़र आएगा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को सीधा करके दिखाऊँ कि ये आपके पास आ गए शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये जो इस तरह से आ रहे हैं ना, ये एक की नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरे की नाइट्रोजनस बेस है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाती है। आपको ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, उसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं वो इसकी बैकबोन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, 2 चेन्स आपस में इनको 2 बेसिस आपस में इनको ज्वाइन कर रही होती हैं। अगर आप देखेंगे किस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज है, मतलब ऐसे करके, ये हेलिकल फॉर्म कहलाती है, कॉइल हुई हुई, ठीक है। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, डीएनए जो होता है ना, उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। इसके बाद से बहुत सारी ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैगी, ये इस इन्फॉर्मेशन को ना पहले कन्वर्ट करता है प्रोटीन में कैसे, यानी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है और फिर उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे पहुंचाता है। इसका एक और नाम होता है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। ये डिसाइड करता है कि जो सेल है ना, वो बेसिकली आपके दिमाग का सेल बनना चाहिए, नर्व का सेल बनना चाहिए, या आदमी होना चाहिए, या दरख्त होना चाहिए, बुफेलो होनी चाहिए, हर किसी के ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन जो होती है न्यू सेल्स के अंदर, वो कैसे हमें पता चलती है, वो हमें पता चलती है कि प्रोटीन नाइट्रोजनस बेस के। याद है मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे प्यूरिडीन या पायरिडीन जो भी लगी होगी, डिपेंड करेगी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बताते हुए। मैंने आपको बताया था कि अगर एडेनिन मौजूद है तो क्या होगा, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। डीएनए डबल हेलिक्स क्यों होता है, क्वेश्चन है ना। देखो, इसका इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, अगर डबल हेलिकल ना होना तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। अगर डबल हेलिक्स ना हो तो डीएनए के पास जीन्स होते हैं, जीन्स का काम होता है आरएनए की प्रोडक्शन करना। जीन्स क्या करती हैं, आरएनए प्रोड्यूस करती हैं। एरर्स जो होते हैं जीन के अंदर, वो क्या करते हैं, एरर इन द जीन्स कॉज इनकरेक्ट आरएनए टू बी प्रोड्यूस। एरर्स जो होते हैं जीन के अंदर, वो क्या करते हैं, अक्सर अगर जीन गलत हो, यानी जीन के अंदर एरर हो, जीन में ख़राबी हो, तो आपका आरएनए जो बनेगा ना, वो ख़राब बनेगा। उसकी वजह से बहुत सारे मसला आ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। अक्सर बीमारियाँ तो ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है, ठीक है। हमारे पास डिफेक्टिव प्रोटीन्स हो सकते हैं, यानी डिफेक्टिव प्रोटीन्स भी बन सकते हैं, यानी जैसा उनका काम हो ना, वो वैसा काम ना करें, यानी ख़राब प्रोटीन बन जाए। तो ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर आप कलर ब्लाइंडनेस का पढ़ें, अक्सर लोग जाते हैंगे आर्मी में तो वो देखते हैंगे कि कलर ब्लाइंडनेस के इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक मैं कॉल आ गई थी, इससे डिस्कनेक्ट हो गया था। राइबो न्यूक्लिक एसिड, वी वर टॉकिंग अबाउट आरएनए। आरएनए का क्या काम होता है बेटा, देखो ये हमारे पास सबसे पहले तो याद रखना राइबोज शुगर से बनता है, जब भी इसका नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, यानी 2 स्ट्रैंड से मिलता है, लेकिन ये सिर्फ एक धागे से बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ इन चार्ज ऑफ पुटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। ये जो भी डीएनए की इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको कन्वर्ट करवाता है प्रोटीन में, ठीक है। उसकी डीएनए की इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करवाता है प्रोटीन में, ताकि वो हमारे काम आ सके। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इसका काम क्या है, मैसेंजर का। डीएनए क्या करता है, डीएनए बेसिकली आरएनए को बनाता है, ताकि जो भी उसके बाद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए को दे सके, ठीक है। क्योंकि डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, तो प्रोटीन बनाने के लिए उसको आरएनए की ज़रूरत होगी, तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आरएनए को देगा। फिर आरएनए जो है वो अपनी सारी की सारी जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो होती है ना आरएनए से, आरएनए क्या करता है, उसको रिसीव करता है, उसको पढ़ता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब प्रोटीन में कोड करना, ठीक है। ये एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का। अगर आप लोग का होगा तो मैं पढ़ा दूँगी, वरना इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आरएनए इज़ द चार्ज ऑफ गाइडिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन्स। आरएनए क्या करता है, न्यू प्रोटीन्स बनाता है। एक ही चीज़ को अगेन एंड अगेन इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ना लुक एट द इम्पॉर्टेंस। आरएनए का बस इतना ही, ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है।
न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेटा आपको बताएगा सबसे वाइटल यानी सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फॉर सेल फंक्शनिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका बेसिकली काम होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो वर्क किस लिए करता है? फॉर म्यूटेशन टू सेव द सेल। देखो न्यूक्लिक एसिड का काम होता है सेल को म्यूटेशन से बचाना, मतलब खराबी। म्यूटेशन का मतलब क्या है? खराबी के कोई भी किसी भी किस्म की खराबी आ जाए सेल के अंदर तो उससे बचाना, क्योंकि अगर म्यूटेशन आ जाती है ना डीएनए के अंदर तो फिर उस केस के अंदर बहुत सारी डिज़ीज़ हो सकती है। इवन ऐसी डिज़ीज़ हो जाती है कि वो फटल करवा देती है, मतलब मौत वाक़ई हो जाती है जिससे। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफ़र हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के साथ भी कनेक्टेड होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपके पास एटीपी का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। वही पेंटोस शुगर, एक तरफ आपके पास लगा होगा PO4 फॉस्फेट और दूसरी तरफ लगा होगा एडेनिन। ठीक है। याद जो रखनी है ना आपने इसके अंदर, वो ये नाइट्रोजीनस बेसिस याद रखनी है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल और थाइमिन। बस याद रखना है थाइमिन इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती आरएनए में, वो डीएनए में प्रेजेंट होती है, और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट आरएनए एंड इट्स फंक्शन। इफ़ यू हैव एनी